हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है जिनका नाम राजीव है। तो चलिए अब ये कहानी राजीव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। राजीव एक शांत स्वभाव का अनुशासन प्रिय एम्बुलेंस ड्राइवर था। पिछले 10 सालों से वह शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात था। अपनी जिम्मेदारियों को वह पूरी निष्ठा से निभाता था। जब बाकी लोग रात को गहरी नींद में सोते, तब राजीव सड़कों पर अपनी एम्बुलेंस दौड़ाया करता। उसे रात की शिफ्टें ज्यादा पसंद थीं। कोई ट्रैफिक नहीं, ना कोई हो हल्ला। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक रात की ड्यूटी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही हुई थी। रात के ठीक 8 बजे वह अस्पताल पहुंचा। नाइट शिफ्ट की रजिस्टर में एंट्री की और फिर कैफेटेरिया से एक कप कड़क चाय लेकर अपनी एम्बुलेंस के पास बैठ गया। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, में बादल मंडरा रहे थे और दूर बिजली की गड़गड़ाहट की धीमी गूंज थी। लेकिन सब कुछ फिर भी सामान्य लग रहा था। आज कोई खास केस? राजीव ने स्टाफ नर्स सीमा से पूछा। नहीं, अभी तो सब शांत है, लेकिन तू जानता है ये रातें कब तूफान बन जाएं, कह नहीं सकते, सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजीव हंस पड़ा। तू भी ना डराती रहती है। रात के करीब 10 बजे तक कुछ मामूली केस आए। एक बुजुर्ग महिला को सांस लेने में तकलीफ थी। एक लड़का एक्सीडेंट में घायल हुआ था। राजीव ने दोनों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। हर बार की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर रात के 2:30 बजे के आसपास, जब वो एम्बुलेंस में ही बैठे ऊँग रहा था, एक तेज बीप के साथ कंट्रोल रूम की रेडियो से आवाज आई। राजीव, एक कॉल आई है। लोकेशन श्मशान घाट के पास, हाईवे नंबर 34। एक्सीडेंट केस बताया गया है, जल्दी पहुंचो। राजीव चौकन्ना हो गया। श्मशान घाट के पास? वहां तो कभी कॉल नहीं आती। उसने बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। क्या लोकेशन दोबारा कंफर्म कर सकते हो? राजीव ने रेडियो पर पूछा। कंफर्म किया जा चुका है। एक महिला कॉलर थी, काफी घबराई हुई लग रही थी। कुछ अजीब था इस कॉल में। श्मशान घाट के पास न कोई बस्ती थी, न दुकानें। उस इलाके को लेकर हमेशा अजीब बातें सुनी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां से रूहों की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी सफेद साड़ी वाली औरत को घूमते देखा जाता है। राजीव ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे शहर ने खुद को चादर में लपेट लिया हो। हाईवे पर एम्बुलेंस की रफ्तार तेज थी, लेकिन राजीव का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा था। वो खुद को समझा रहा था, शायद कोई गाड़ी पलटी हो, कोई बाइकर गिरा हो। कुछ नहीं होगा, बस एक केस है, जैसे और होते हैं। लेकिन उसके मन का एक कोना धीरे धीरे डर से भरता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सामान्य कॉल उसका पहला कदम बनेगी एक ऐसे रहस्य की ओर, जो न सिर्फ उसकी ड्यूटी बल्कि उसकी आत्मा को भी छू जाएगा। एम्बुलेंस हाईवे की ओर दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। राजीव का मन बेचैन था। श्मशान घाट की ओर जाना कोई नई बात नहीं थी, पर रात के 2 बजे उस इलाके में कॉल आना न केवल अजीब था, बल्कि असंभव जैसा लगता था। उसे याद नहीं पड़ता कि पिछले 10 सालों में कभी उस जगह से किसी ने मदद के लिए फोन किया हो। गाड़ी में कंट्रोल रूम की रेडियो बार बार क्रैकल कर रही थी, लेकिन कोई नया संदेश नहीं आ रहा था। राजीव ने फिर से माइक उठाया। कंट्रोल, क्या उस कॉल के बारे में कोई और जानकारी मिली? कौन घायल है? किस तरह का एक्सीडेंट है? कुछ देर खामोशी रही, फिर जवाब आया। नहीं, कॉल करने वाली महिला ने बस इतना कहा कि एक्सीडेंट हुआ है। उसने जगह का नाम, श्मशान घाट का मोड़ बताया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अब बंद जा रहा है। राजीव की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। महिला अकेली थी क्या वो? उसके मुंह से अपने आप निकला। शायद। आवाज बहुत हल्की थी। बैकग्राउंड में हवा चलने की तेज आवाज थी। हमें लगा कि केस सीरियस है। राजीव का दिमाग अब बहुत कुछ सोचने लगा था। ऐसी कॉल अक्सर असली होती हैं, पर श्मशान घाट जैसे सुनसान इलाके से
जब वह श्मशान घाट के मोड़ के करीब पहुंचा तो उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। राजीव की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। महिला अकेली थी क्या वो? उसके मुंह से अपने आप निकला। शायद आवाज बहुत हल्की थी। बैकग्राउंड में हवा चलने की तेज आवाज थी। हमें लगा कि केस सीरियस है। राजीव का दिमाग अब बहुत कुछ सोचने लगा था। ऐसी कॉल अक्सर असली होती हैं, पर श्मशान घाट जैसे सुनसान इलाके से? जब वह श्मशान घाट के मोड़ के करीब पहुंचा तो उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। सड़क पर चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। सड़क के किनारे जलते स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत राजीव के आने का इंतजार कर रही हो। और तभी उसने देखा एक औरत। वो औरत सड़क किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुकाए, बाल खुले हुए। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे एम्बुलेंस को रोकना चाहती हो। राजीव ने ब्रेक लगाया। उसका दिल धड़क उठा। क्या ये वही कॉलर है? उसने खुद से पूछा। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप आकर एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। कोई घाव नहीं, खून का नामो निशान नहीं, चेहरा भी स्पष्ट नहीं दिखता था। बस उसकी आंखें एकदम निर्विकार थीं, ना डर, ना दर्द, ना सवाल। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। आपको कहां जाना है? धीरे से औरत की आवाज आई, जैसे कहीं गहरे कुएं से गूंजती हो। अस्पताल, बस मुझे अस्पताल ले चलो। राजीव ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रियर व्यू मिरर में उसने देखने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। सीट खाली दिख रही थी। ये क्या मजाक है? उसने फुसफुसाते हुए पीछे देखा। औरत वहां बैठी थी, एकदम स्थिर, बिना पलक झपकाए। उसने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी शिस की आवाज के सिवा कुछ नहीं दे रहा था। उस समय राजीव को एहसास नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस का तापमान धीरे धीरे गिरता जा रहा था। शीशे के ऊपर धुंध जमने लगी थी, जैसे अंदर ठंडी बर्फीली हवा बह रही हो। राजीव की सांसें अब तेज चलने लगी थी। बस कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच जाएंगे, उसने खुद को सांत्वना दी। पर मन के किसी कोने में उसे आभास हो गया था कि यह सवारी साधारण नहीं है। राजीव की एम्बुलेंस अब शहर की सीमा पार कर रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आमतौर पर इस समय तक वह किसी न किसी कॉल के बाद अस्पताल लौट चुका होता था, लेकिन आज की रात कुछ और ही करवट ले रही थी। सड़क के दोनों ओर कंटीली झाड़ियां थीं। आसमान अब भी बादलों से घिरा था और बूंदाबांदी जारी थी। सड़क गीली हो चुकी थी और वाइपर बार बार कांच पर चल रहे थे, लेकिन अंदर की ठंड कुछ अलग ही तरह की लग रही थी, मानो बाहर से नहीं भीतर से आ रही हो। राजीव ने धीरे से नजर रियर व्यू मिरर पर डाली। सीट अब भी खाली दिख रही थी, पर जब वो पलटा, औरत वहीं बैठी थी, चुपचाप, झुकी नजरों के साथ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। शायद मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, शायद रोशनी कम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कुछ चुभ रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। यह औरत सामान्य नहीं है। गाड़ी की हेडलाइट जैसे जैसे अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। माहौल और भी सघन होता जा रहा था। कोई और गाड़ी नहीं, कोई जानवर तक नहीं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, फिर अचानक बिल्कुल सन्नाटा। राजीव ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ शिश की आवाज आ रही थी, जैसे सिग्नल गायब हो गया हो। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। एक टूटी हुई पुरानी साइकिल जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पास खून के धब्बे। उसने ब्रेक मारा और बाहर झांका। कोई इंसान नहीं था वहां, सिर्फ साइकिल और धब्बे। पीछे बैठी औरत ने पहली बार कुछ बोला, रुकना मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। राजीव का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ गया, लेकिन मन में सवाल उभरने लगे। ये कैसे जानती है कि मैंने रुकने की सोची? तभी एक तेज झोंका आया। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने बाहर से धक्का मारा हो। राजीव ने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? उसने हाथ बढ़ाकर अपने गाल पर थप्पड़ मारा। दर्द हुआ। वह सपना नहीं देख रहा था। औरत अब भी चुप थी, लेकिन राजीव को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। उसकी गर्दन जकड़ने लगी थी। उसने एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए गले को सहलाया। क्या आप ठीक हैं? राजीव ने पूछने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। उसने एक बार फिर पलट कर देखा। औरत अब थोड़ा आगे झुकी हुई थी, जैसे कुछ बोलने वाली हो। राजीव ने डरते डरते पूछा, आपका नाम क्या है? औरत ने धीरे से फुसफुसाकर कहा,
नंदिता। नाम सुनते ही राजीव को कहीं सुनी हुई बात याद आई। अस्पताल की पुरानी कहानियों में नंदिता नाम का जिक्र होता था। एक महिला जो एक्सीडेंट में मारी गई थी और जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। उसने झटका खाया। क्या ये वही नंदिता है? अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक एम्बुलेंस का हेडलाइट झपकने लगा। इंजन की आवाज धीमी होने लगी। गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। राजीव का गला सूखने लगा। उसने होंठों पर जीभ फेरी और बुदबुदाया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? औरत ने अब धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम काली थीं, बिना पुतलियों के। चेहरा एकदम सपाट और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, रास्ता लंबा है राजीव, पर तुम अब वापस नहीं जा सकते। राजीव के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया था। अब कहानी ने वो मोड़ ले लिया था जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं था। राजीव ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसकी समझ से परे था कि जो कुछ हो रहा है वह सपना है या हकीकत। उसकी बगल से गुजरती हवा अब सर्द नहीं, सन्न कर देने वाली लग रही थी, जैसे किसी कब्र की ठंडक एम्बुलेंस के भीतर घुस आई हो। पीछे बैठी नंदिता अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद, लगभग पीला पड़ा था, मानो खून का कतरा भी शरीर में नहीं बचा हो। उसकी आंखें जो पहले सिर्फ खाली लग रही थीं, अब शून्य में झांकती हुई भयानक हो गई थीं। उनमें ऐसा कुछ था जिसे देखकर इंसान भीतर तक सिहर जाए। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं? नंदिता ने धीरे से गर्दन घुमाई और जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम भुला चुके हो, जिसे किसी ने नहीं पहचाना। अब मैं सबको याद दिलाऊंगी। उसका स्वर ऐसा था जैसे बहुत दूर से आ रहा हो, एक गूंज, एक प्रतिध्वनि, जैसे किसी गुफा में बोली जा रही हो। राजीव को याद आया, कुछ महीने पहले अस्पताल में एक अजीब घटना हुई थी। एक महिला जिसे एक्सीडेंट के बाद लाया गया था, अस्पताल के गलियारे में इलाज से पहले ही मर गई थी। न तो उसका कोई पहचान पत्र था, न ही कोई परिजन, बस एक सफेद साड़ी में लिपटी लाश। और फिर कुछ ही दिनों में नर्सों ने कहना शुरू किया कि उस महिला की आत्मा अस्पताल में भटक रही है। नाम? हाँ, उन्होंने कहा था। उसका नाम नंदिता था। राजीव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्सीलरेटर दबाने पर भी स्पीड मीटर वहीं का वहीं अटका हुआ था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़क अब भी वीरान थी, लेकिन राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार उसी मोड़ से गुजर रहा हो। हर बार वही बिजली का खंभा, वही टूटी हुई साइकिल, वही झाड़ियां, जैसे कोई चक्रव्यूह बन गया हो। मैं फंस गया हूं। राजीव ने बुदबुदाते हुए ब्रेक दबाया और गाड़ी रोक दी। पीछे से नंदिता की आवाज आई, रुकने से कुछ नहीं बदलेगा राजीव, मैं तो तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा रही हूं। कैसा रास्ता? राजीव ने घबराकर पूछा। नंदिता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जिस रास्ते पर मेरी आखिरी सवारी गई थी। राजीव ने एक झटके में गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं, बस वही घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा। लेकिन जैसे ही उसने एम्बुलेंस की ओर पलटकर देखा, उसकी सांस थम गई। नंदिता अब बाहर खड़ी थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलता सा लग रहा था, मानो किसी अदृश्य आग में जल रहा हो, लेकिन उसमें दर्द का कोई भाव नहीं था। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? नंदिता अब उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, सिर्फ सच्चाई और तुम्हारा साथ, आखिरी सवारी तक। अचानक हवा तेज झोंके के साथ चारों तरफ घूमी और राजीव को धक्का सा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खोलते ही उसने देखा, वो फिर से एम्बुलेंस के ड्राइविंग सीट पर था, हाथों में स्टीयरिंग, सामने वही सड़क, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रियर व्यू मिरर में नंदिता अब भी बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। राजीव की सांसें बेकाबू थीं। उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था। अभी अभी जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं हो सकता था। उसकी हथेलियों की भींगी हथेलियों और गर्दन से घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, बट इट वुडंट बज। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने लॉक कर रखा हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन शीशा धुंध से ढका हुआ था। ये क्या हो रहा है?
वह बड़बड़ाया, मैं बार बार एक ही जगह क्यों लौट रहा हूं? उसने घबराकर इंजन बंद किया और फिर चालू किया, लेकिन गाड़ी अब भी वहीं अटकी रही, जैसे समय किसी पुराने कैसेट की तरह फंस गया हो, घूमता हुआ, रुकता हुआ और फिर वही ट्रैक दोहराता हुआ। तभी नंदिता ने फिर से कहा, समय का चक्र है ये राजीव, यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने अतीत से गुजरना होगा। राजीव ने पलट कर देखा, उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चला था। बाल हवा में उड़ रहे थे, पर गाड़ी के भीतर हवा का कोई झोंका नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, अलौकिक, ठंडी और बेरहम। कौन हो तुम? राजीव ने कांपते स्वर में पूछा। नंदिता पूरी तरह उसकी ओर मुड़ी और धीरे से कहा, जिसे तुमने छोड़ दिया था रास्ते में मरने के लिए। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब राजीव के दिमाग में उतरने लगी थीं। अचानक एम्बुलेंस की खिड़कियों पर धुंध की जगह पुराने धुंधले चित्र उभरने लगे, मानो कोई पुराना प्रोजेक्टर चालू हो गया हो। राजीव ने देखा, एक झलक, एक सड़क, बारिश की रात, एक घायल महिला सड़क किनारे पड़ी थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। और फिर एक एम्बुलेंस पास से गुजरती है, बिना रुके। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दृश्य उसने देखा था, लेकिन याद नहीं था, या शायद भूल जाना चाहा था। नहीं, ये झूठ है, उसने चीखते हुए कहा। नहीं, ये वही सच्चाई है जिसे तुमने दफनाया था। नंदिता अब फुसफुसा रही थी, लेकिन उसकी आवाज एम्बुलेंस की हर दीवार से टकरा रही थी। राजीव की यादें अब खुलती जा रही थीं। 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट कॉल आई थी। मौसम खराब था और कंट्रोल रूम ने जगह बताई थी, पुराना श्मशान घाट रोड। राजीव थका हुआ था। उसने सोचा, कोई मजाक है, वहां कौन होता है इस वक्त? और उसने गाड़ी मोड़ ली, बिना रुके, बिना देखे। नंदिता वहीं मर गई थी। राजीव अब कांपने लगा था। वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था और अब सब कुछ समझ में आने लगा था। नंदिता की आत्मा उसी मोड़ पर फंसी थी और अब उसने राजीव को भी उसी चक्र में घसीट लिया था। तो अब क्या मैं मर चुका हूं? राजीव ने पूछा। नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन अब रास्ता तुम्हारे लिए एक जैसा नहीं रहेगा। हर मोड़ पर तुम मुझसे मिलोगे, जब तक कि प्रायश्चित पूरा ना हो जाए। राजीव ने आंखें बंद कर ली। वो जान गया था, अब कोई सीधा रास्ता नहीं बचा। राजीव की आंखें अब भारी हो चुकी थीं। एम्बुलेंस के भीतर सब कुछ चुप था, लेकिन उसका मन शोर से भर चुका था, गिल्ट, डर और सवालों से। वह चाहता था कि यह रात खत्म हो, यह सफर थमे, लेकिन कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी अपने आप चलने लगी थी। राजीव ने स्टीयरिंग को थामने की कोशिश की, लेकिन वह अब तहम अपने आप घूम रहा था। स्पीड 40, 60, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा पहुंची। बाहर का नजारा धुंधला हो गया, जैसे एम्बुलेंस समय की दीवारों को चीरती हुई किसी और जगह पहुंच रही हो। फिर सब अचानक रुक गया। राजीव को हल्का झटका लगा। उसने देखा, गाड़ी एक इमारत के सामने खड़ी थी, पुराना सरकारी अस्पताल। लेकिन यह अस्पताल अब बंद था। उसके दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियों के शीशे बिखरे पड़े थे। बोर्ड पर जंग लगी थी, श्री राम ट्रॉमा सेंटर, जिसे लगभग 1 दशक पहले बंद कर दिया गया था। यह जगह? राजीव ने बुदबुदाया। उसने सुना था यह अस्पताल किसी समय बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन एक भयानक आग लगने की घटना में दर्जनों मरीजों की मौत हुई थी और अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वह आसानी से खुल गया। वह बाहर निकला और अस्पताल की ओर बढ़ा। बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन चारों ओर धुंध फैली थी, घनी, ठंडी और डरावनी। जैसे ही वह अस्पताल की दहलीज पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। भीतर अंधेरा था और सन्नाटा। उसने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च ने बस कुछ ही फीट तक रोशनी दी। आगे सिर्फ गहराई और अंधकार। तभी एक पुरानी स्ट्रेचर खुद ब खुद लुढ़कती हुई उसके सामने से गुजरी। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे भीतर बढ़ा। दीवारों पर जले हुए पोस्टर थे, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, जिन पर अब राख और खून के धब्बे थे। हर कदम पर कोई न कोई अस्पष्ट आवाज, कभी किसी नर्स की चीख,
कभी किसी मरीज की कराह। राजीव अब अस्पताल के उस वार्ड में पहुंच चुका था जहां आईसीयू हुआ करता था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक एक कर लाइटें जलने लगी। वार्ड की सभी स्ट्रेचर पर अब आकृतियां नजर आ रही थीं। सफेद चादरों से ढकी लाशें, और उनके पास खड़े थे डॉक्टर और नर्स, लेकिन उनके चेहरे पिघले हुए थे, आंखों से खून बह रहा था। राजीव चीख पड़ा, ये क्या है, मुझे जाने दो। तभी एक आवाज गूंजी, यही तो वो जगह है जहां नंदिता लाई गई थी, बिना नाम, बिना इलाज, और छोड़ दी गई मरने के लिए। राजीव ने घूमकर देखा। नंदिता वार्ड के मध्य खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी अब जलकर काली हो चुकी थी, आंखें गड्ढों में तब्दील। तुमने उसे अनदेखा किया था, अब वही तुम्हारी राह दिखाएगी, उस आवाज ने फिर कहा। सारे डॉक्टर और मरीज जैसे एक साथ राजीव की ओर बढ़ने लगे। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। वह अब इस अस्पताल में फंस चुका था, भूतों, मौतों और अपनी खुद की गलती के साक्ष्यों के बीच। और अस्पताल के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। राजीव को लग रहा था जैसे वह किसी जिंदा बुरे सपने में फंस गया है। अस्पताल का वह पुराना आईसीयू वार्ड अब किसी नरक से कम नहीं था। दीवारें खून से सनी थीं, मशीनें खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थीं, और स्ट्रेचर पर लेटी लाशें अब हिलने लगी थीं। हर स्ट्रेचर से एक मरीज उठ रहा था। कुछ के गले कटे थे, कुछ की पसलियां बाहर झांक रही थीं, और कुछ के चेहरे ऐसे जैसे उन्होंने मरने से पहले बहुत कुछ सहा हो। राजीव ने कांपते हुए खुद को पीछे खींचा। मुझे यहां से निकलना है, मुझे माफ कर दो, वह बड़बड़ाने लगा। लेकिन तभी आईसीयू के कोने में रखे एक मॉनिटर की बीप बीप आवाज सुनाई दी। वह स्क्रीन अचानक जल उठी और उस पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही एक्सीडेंट वाली सड़क दिख रही थी। राजीव की अपनी एम्बुलेंस तेज रफ्तार से एक घायल औरत के पास से गुजर रही थी। वह औरत नंदिता थी। राजीव की सांस थम गई। वीडियो आगे बढ़ा और अब नंदिता वहीं तड़पती हुई जमीन पर लेटी दिखी। उसकी आंखें कैमरे की ओर देख रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसे मदद मांग रहा हो। राजीव, एक धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी। राजीव ने पलटकर देखा। नंदिता अब आईसीयू के केंद्र में खड़ी थी, लेकिन उसका रूप अब और भी विकराल हो चुका था। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और बाल हवा में उलझे हुए सांपों जैसे घूम रहे थे। आंखें अब जलती हुई लाल थीं और उसके चारों ओर एक काली परछाई घूम रही थी, मानो कोई साया उसे घेर रहा हो। तुमने मुझे मरने दिया, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं डर गया था, मुझे लगा कोई मजाक है, मैं थक चुका था, मुझे माफ कर दो। राजीव लगभग रोने लगा। नंदिता की परछाई अब फैलती जा रही थी, दीवारों तक, छत तक, यहां तक कि राजीव की देह पर भी। फिर वह धीमे धीमे हवा में तैरती हुई राजीव के पास आई और बोली, माफी से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे जैसा कोई और यह गलती दोहराएगा, मैं लौटती रहूंगी, हर बार, हर एम्बुलेंस के साथ। और तभी पूरे आईसीयू में अचानक शोर मच गया। सभी स्ट्रेचर की लाशें अब उठकर राजीव की ओर बढ़ रही थीं। राजीव ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, जो अब अचानक खुल गया। वह अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ पड़ा। पीछे से लाशों के घसीटने और चीखने की आवाजें आती रहीं। भागते भागते वह एक कमरे के सामने रुका। बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, मॉर्च्यूरी। राजीव जानता था यह जगह और भी खतरनाक हो सकती है, लेकिन पीछे मुड़ना अब नामुमकिन था। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला। भीतर घना अंधेरा और एक भयानक ठंड थी, जैसे किसी बर्फीले ताबूत में कदम रखा हो। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद करता, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक जला हुआ हाथ। राजीव ने कांपते हुए पीछे देखा। वो वही था, उसका अपना चेहरा, पर जली हुई हालत में। राजीव ने जैसे ही उस जले हुए चेहरे को देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। सामने खड़ा शख्स उसी की तरह दिखता था इसे, लेकिन उसका चेहरा जले हुए कोयले जैसा था। त्वचा जगह जगह से उतर चुकी थी, होंठ गल चुके थे और आंखों की जगह दो खाली काले गड्ढे। तुम कौन हो? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया, एक डरावनी टूटी मड़ी मुस्कान। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मॉर्च्यूरी के भीतर चलने लगा। उसके जलते पैरों के निशान जमीन पर छूटते जा रहे थे, मानो वह अभी अभी अग्नि से निकला हो।
राजीव समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या पीछे भागे, लेकिन तभी मॉर्चुरी के अंदर लगे एक डीप फ्रीजर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक मृत शरीर पड़ा था, उस पर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ था। धीरे धीरे वह जला हुआ राजीव उस लाश के पास पहुंचा और कपड़ा उठा दिया। राजीव की आंखें फटी रह गईं। वो लाश उसी की थी, चेहरा वही, कपड़े वही, बस शरीर ठंडा और निस्तेज था, मानो ये साबित करने आया हो कि राजीव अब जीवित नहीं बल्कि मर चुका है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राजीव दीवार से टिक कर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। तुमने उन्हें देखा, उन्हें अनसुना किया और उन्हें मरने दिया। अब वो तुम्हारी आत्मा को पकड़ चुके हैं। आवाज आई, लेकिन अब ये आवाज उसके अपने जैसी थी। राजीव ने आंखें खोली। अब वहां न तो जला हुआ शरीर था, न कोई और आत्मा। मॉर्चुरी के हर फ्रीजर की खिड़की से अब एक एक कर चेहरे झांक रहे थे। मृत लोगों के चेहरे जो कभी अस्पताल नहीं पहुंच सके, जिनकी मदद समय पर नहीं हो पाई, जिनकी मौत एम्बुलेंस की एक देरी ने लिख दी। राजीव की आंखों के सामने अब हर वह चेहरा घूमने लगा जिसे उसने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया था। कभी किसी छुट्टी के बहाने, कभी सड़क की हालत देखकर, कभी मोबाइल पर व्यस्त रहकर। हर बार उसने सोचा था, कोई और पहुंच जाएगा, मैं थका हूं, मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन अब उन सब का हिसाब उसे देना था। तभी पूरे कमरे की लाइटें भग से बुझ गईं। गहरा अंधकार, और उस अंधेरे में एक एक कर सभी फ्रीजर के दरवाजे खुलने लगे। राजीव अब समझ गया था, यह कोई सामान्य मॉर्चुरी नहीं बल्कि उसके कर्मों की कब्रगाह थी। भीतर से शव निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे। कुछ के चेहरे अध जले थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थीं, कुछ के हाथ आधे कटे हुए। और फिर एक शव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाकर कहा। राजीव ने जोर से झटका दिया और दौड़ने की कोशिश की। वह किसी तरह मॉर्चुरी से बाहर भागा और फिर उसी पुराने कॉरिडोर में लौट आया। पर अब अस्पताल का नक्शा बदल चुका था। सामने एक नया दरवाजा था जिस पर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर केवल मृतों के लिए। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह ऑपरेशन थिएटर के उस दरवाजे को घूर रहा था जिस पर मोटे खून से सने अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन थिएटर केवल मृतों के लिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह दरवाजा उसे जिंदगी की ओर ले जाएगा या किसी और मौत की गहराई में धकेल देगा। लेकिन पीछे से आती लाशों की सरसराहट उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन एक तीखी गंध तुरंत उसकी नाक में भर गई। जली हुई चमड़ी, सड़े हुए मांस और फॉर्मालिन की मिलीजुली बदबू। राजीव ने जैसे ही भीतर कदम रखा, दरवाजा जोर से खटक कर बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा ऑपरेशन टेबल था। उस पर सफेद चादर से ढका एक शरीर पड़ा था। पास ही टेबल पर सर्जिकल उपकरण, चाकू, कैंची, ड्रिल लाल रंग के धब्बों से रंगे हुए थे। तभी एक एक कर लाइटें जलने लगी, हल्की नीली बर्फ सी ठंडी रोशनी। फिर ऑपरेशन टेबल के चारों ओर आकृतियां प्रकट होने लगी, सर्जन, नर्स और वार्ड बॉय। लेकिन इनका रूप मानव नहीं था। उनके चेहरे नकाब में ढके थे, लेकिन आंखों की जगह गहरे काले छेद थे। राजीव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी सर्जन ने चादर हटाई। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शरीर उसका ही था, ठीक वैसा ही चेहरा, वैसी ही एम्बुलेंस यूनिफॉर्म, वैसी ही घड़ी जो वह किन्हें अभी पहन रहा था। ये क्या मजाक है? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। सर्जन ने धीमी घिसी हुई आवाज में कहा, मौत एक प्रक्रिया है और तुम प्रक्रिया में बाधा बन गए थे, इसलिए अब तुम्हें समझना होगा। हर देरी, हर अस्वीकार, हर छोड़ा हुआ जीवन एक चीरा बनकर लौटेगा। नर्स ने मेयो ट्रे से एक चाकू उठाया। राजीव चिल्लाया, नहीं, ये सब मेरा सपना है, मुझे जाने दो। लेकिन तभी सर्जन ने चाकू को हवा में घुमाया और उसके शरीर के प्रतिरूप पर पहला चीरा लगाया। राजीव की छाती में वैसे ही दर्द का एहसास हुआ मानो किसी ने सचमुच उसे काटा हो। वह झुक गया, चीख पड़ा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। हर चीरा, हर कट, हर छिल्लन उसके मन की किसी गहरी स्मृति को उखाड़ रही थी। एक वृद्ध जिसे उसने हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसे ब्रेक चाहिए था। एक बच्चा जिसे टाइम पर वेंटिलेटर नहीं मिला क्योंकि उसने लोकेशन गलत भेज दी थी। एक महिला जिसकी डिलीवरी दर्द में मौत हो गई क्योंकि राजीव ने उस कॉल को कम जरूरी समझा।
हर याद के साथ शरीर पर एक नया घाव। तभी उस जले हुए डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारा है राजीव, या तो इस ऑपरेशन को झेलो या खुद को बदलो, वरना अगली बार यह शरीर सिर्फ प्रतीक नहीं हकीकत होगा। और अचानक सारे सर्जन और स्टाफ गायब हो गए। ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूब गया। राजीव अब जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। कमरे का एक कोना धीरे धीरे खुला और वहां से निकल रही थी एक रोशनी, और उस रोशनी के पार दिख रहा था फिर से वही एम्बुलेंस। राजीव की सांस तेज हो रही थी। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी और खौफनाक हवा से जैसे उसकी रूह कांप रही हो। लेकिन अचानक उस कमरे के एक कोने से धुंधली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और राजीव को एक रास्ता दिखाने लगी। राजीव ने हिम्मत जुटाकर उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों के सामने वही एम्बुलेंस फिर से उभर आई जो उसे इस भयावह सफर पर ले आई थी। लेकिन इस बार एम्बुलेंस का स्वरूप बदल चुका था। उस पर कालिख छाई हुई थी, उसके शीशे टूटे हुए और चारों ओर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। राजीव ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य एम्बुलेंस नहीं, बल्कि शापित एम्बुलेंस थी, जो उन सभी आत्माओं को लेकर चलती थी जिन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। वह एम्बुलेंस अब उसका इंतजार कर रही थी। राजीव ने अंदर झांका। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन अंदर का माहौल डरावना था। जहां कहीं भी देखा छायाएं घूम रही थीं और कानों में मानो मरी हुई आत्माओं की कराह सुनाई दे रही थी। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजीव ने खुद को संभाला और अंदर चढ़ गया। जैसे ही वह सीट पर बैठा, ड्राइवर सीट पर एक साया प्रकट हुआ। वह नंदिता की आत्मा थी। उसकी लाल आंखें भयंकर चमक रही थी। तुम अब इसका हिस्सा हो, उसने कहा। तुम्हें इस एम्बुलेंस के साथ हर रात उस दर्द को महसूस करना होगा जो तुमने अनदेखा किया। राजीव का दिल टूटने लगा, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह एम्बुलेंस के इंजन को स्टार्ट करता है। गाड़ी जोर से हिलने लगी और फिर अचानक वह उसी तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़ी जहां से उसने नंदिता को बचाने में असफल रहा था। रात की खामोशी में एम्बुलेंस की हॉर्न बजने लगी, एक ऐसी आवाज जो मृतकों की पुकार थी। राजीव ने सोचा, शायद ये मेरा दंड है, शायद यही मेरा सबसे बड़ा सबक। और उस रात राजीव ने शापित एम्बुलेंस की सवारी शुरू की, जहां हर रोगी एक कहानी थी और हर सफर एक अनसुलझा रहस्य। राजीव अब शापित एम्बुलेंस का चालक बन चुका था। हर रात वह सड़क पर निकलता और हर सवारी एक नई कहानी लेकर आती। लेकिन उन कहानियों में सबसे भयानक थी अनसुनी पुकार। एक रात जैसे ही वह शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, मोबाइल पर अचानक एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को बताया, मदद करो, मैं एक गंभीर हालत में हूं। राजीव ने तुरंत गाड़ी मोड़ी, लेकिन सड़क के उस मोड़ पर कुछ भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। फिर एक धीमी आवाज आई जो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली थी। यहां आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं। राजीव की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि सड़क किनारे खड़ी एक औरत की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी साड़ी टूटी हुई, चेहरे पर गहरी चोटें और आंखें सूनी लेकिन दर्द से भरी हुई थीं। वह महिला नंदिता नहीं थी, बल्कि कोई और। राजीव ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह महिला के करीब गया, वह गायब हो गई। यह सब कैसा है? राजीव ने खुद से पूछा। फिर उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। उस कॉल का नंबर अब भी कॉल हिस्ट्री में था, लेकिन नंबर कहीं दर्ज नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कॉल ने कहीं से भी आए बिना उसकी मदद की गुहार लगाई थी। फिर वह समझा, शापित एम्बुलेंस केवल जिंदा लोगों की नहीं, उन आत्माओं की भी सवारी करती थी जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिन्हें समय पर सेवा नहीं मिली। और हर बार जब वह उस अनसुनी पुकार को सुनता, तो उसे खुद को, अपनी गलती को और उन अनसुलझी मौतों को याद दिलाना पड़ता। राजीव अब समझ चुका था कि यह रातों का सफर सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की मुक्ति की लड़ाई थी। राजीव अब शापित एम्बुलेंस के साथ रोज नए रहस्यों का सामना कर रहा था। हर रात उसे उन अनसुनी आवाजों से गुजरना पड़ता जो उसकी जिंदगी को जैसे जकड़ कर रखती थीं। उन आवाजों में से कुछ तो खोई हुई आवाजें थीं, वे आवाजें जो किसी मौत के पहले या बाद में कभी सुनाई नहीं दी थीं। एक रात जैसे ही वह शहर के बाहर एक सुनसान मार्ग पर एम्बुलेंस दौड़ा रहा था, उसे अचानक रेडियो में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज किसी का दर्द थी, चिल्लाहट नहीं, बल्कि एक धीमी और टूटी हुई पुकार। मदद करो, मुझे छोड़ दो। राजीव ने रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाई, लेकिन आवाज अस्पष्ट होती चली गई।
तभी एम्बुलेंस के बाहर एक काली परछाई दिखी। राजीव ने अचानक ब्रेक लगाया, पर जब वह बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था, सिवाय एक टूटी हुई आवाज के जो हवा में गूंज रही थी। फिर राजीव ने देखा कि उसका मोबाइल अपने आप चलने लगा और स्क्रीन पर एक नाम लिखा था, अनजान। वह नंबर कॉल कर रहा था, लेकिन जब राजीव ने रिसीव किया कि तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, राजीव, तुम सुन रहे हो? हम सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे बिना हमारी आवाजें खो जाएंगी। राजीव घबरा गया, लेकिन उसने फिर याद किया कि ये आवाजें वे लोग थीं जो जिंदगी में मदद के लिए पुकारते रहे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उस रात उसने ठाना, अब वह उनकी आवाज बनेगा। राजीव ने अपनी एम्बुलेंस की सवारी जारी रखी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई चीज आ गई थी, सन्नाटे की गूंज। यह सन्नाटा कोई आम चुप्पी नहीं था, बल्कि उन अनसुनी आवाजों का प्रतिबिंब था जो मौत के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक रात राजीव एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। अचानक रेडियो बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई उसकी आत्मा को दबा रहा हो। अचानक गाड़ी के बाहर से एक धीमी टूटती हुई चीख सुनाई दी। राजीव ने कार रोकी और बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक हवा का झोंका आया और वह आवाज फिर से गूंजी, मदद करो, मैं यहां हूं, सुनो मुझे। राजीव ने महसूस किया कि ये आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि वे आत्माएं थीं जो उसकी मदद की उम्मीद में थीं। राजीव ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। तभी जंगल में अचानक बिजली चमकी और राजीव के सामने एक प्रकाश मंडल उभरा, जिसमें अनगिनत चेहरे झलक रहे थे। वे सभी जिनकी मौत के पीछे अनदेखी या गलती थी। राजीव ने महसूस किया कि ये चेहरे और आवाजें उसकी जिम्मेदारी हैं। राजीव की रातें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। शापित एम्बुलेंस की सवारी के दौरान वह अपनी गलतियों और उन अनसुनी आवाजों से दो चार हो रहा था जो हर पल उसकी आत्मा को घायल कर रही थी। एक दिन जब वह अस्पताल के पास रुका, उसे अचानक अपने अतीत की झलक मिली। उसने देखा कि उसी एम्बुलेंस में एक बार फिर वही वृद्ध आदमी बैठा था जिसे उसने उस रात छोड़ दिया था क्योंकि वह थका हुआ था। वृद्ध ने उसकी ओर देखा, बिना कुछ बोले। राजीव के भीतर घुटन होने लगी। उसने अपनी सारी गलतियों को याद किया, कैसे वह जल्दीबाजी और थकान के चलते मरीजों की मदद से दूरी बनाता रहा। वृद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें अब अपना अतीत स्वीकार करना होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब फिर कभी किसी को नहीं छोड़ूंगा। वृद्ध मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में खो गया। राजीव को समझ आ गया कि यह सफर अब केवल दूसरों की मदद का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने का भी था। राजीव ने अब अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी सजा उसका शापित एम्बुलेंस चलाना नहीं, बल्कि उन जिंदगियों का भार है जो उसने अधूरी छोड़ दी थी। एक रात जब वह एक बेहद खराब मौसम में एम्बुलेंस चला रहा था, उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाला एक बच्चा था जो तेज बुखार से तड़प रहा था। राजीव ने बिना देर किए एम्बुलेंस उस बच्चे के घर की ओर मोड़ी। बारिश की तेज बूंदों के बीच वह बचपन की गलियों से गुजरता हुआ अस्पताल की ओर बढ़ा। रास्ते में बच्चे की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी, लेकिन इस बार राजीव ने अपने डर को नहीं आने दिया। उसने बच्चों की हंसी को याद किया, नंदिता की आंखों को और उन अनसुनी आवाजों को। अस्पताल पहुंचते ही बच्चा ठीक हो गया। उस पल राजीव के दिल में एक हल्की सी चमक हुई, मानो उसकी आत्मा ने पहली बार शांति पाई हो। शापित एम्बुलेंस ने इस बार उसे एक नया मौका दिया था, मुक्ति का पहला कदम। राजीव अब जान चुका था कि शापित एम्बुलेंस के साथ उसका सफर सिर्फ एक दंड नहीं, बल्कि एक मौका था खुद को सुधारने और उन अनकहे दर्दों को खत्म करने का। उस रात उसे एक आखिरी कॉल आया। कॉलर की आवाज इतनी धीमी और बेबस थी कि सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजीव, मुझे ले चलो, आखिरी सवारी है यह। राजीव ने बिना कोई सवाल किए एम्बुलेंस स्टार्ट की। जैसे ही वह उस अनजान व्यक्ति के घर पहुंचा, उसे पता चला कि यह वही जगह थी जहां नंदिता की मौत हुई थी। दिल दहला देने वाली खामोशी में राजीव ने उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में बिठाया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नंदिता थी, उस आत्मा ने जो अब तक उसकी सजा का कारण बनी थी। मुझे माफ कर दो, नंदिता की आवाज धीमी और भावुक थी। तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन अब तुम मेरे लिए यहां हो। राजीव ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एम्बुलेंस शहर के बीच से गुजरते हुए दोनों के बीच एक अनकही समझदारी बन गई।
राजीव ने अपनी गलती स्वीकार की और नंदिता की आत्मा ने शांति पाई। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, नंदिता की आत्मा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। राजीव ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। उस दिन से राजीव की एम्बुलेंस अब शापित नहीं रही, बल्कि एक आशा की किरण बन गई, जहां हर सवारी, हर जिंदगी की कहानी जिंदा रहती है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।